नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लौकिक पद्य साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने रास या जैन साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें से हमने राज साहित्य तक अध्ययन कर लिया था। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हो तो उन क्लासों को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, तो उन सब के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लौकिक पद्य साहित्य, इसके अंतर्गत निम्न पद्य रचनाएं शामिल की गई है। ढोला मारूरा धुआ या धुआ, इसके रचनाकार कल्लोल या कुशल माने जाते हैं। इसका रचनाकाल 11वीं शताब्दी माना जाता है और इसकी शैली डिंगल शैली मानी जाती है। इसमें कुल 788 छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी राजस्थानी है और ये एक लौकिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य या वीर काव्य है और इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना 1473 ईस्वी में कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलकर 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल के द्वारा इस रचना में कुछ पद या चौपाइयों को जोड़ दिया गया, जिसके कारण कुशल को भी इस रचना का रचनाकार माना जाता है। इस रचना का सर्वप्रथम संपादन 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया था, जिसमें 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था: श्री राम सिंह, श्री सूर्यकर्ण पारिक तथा श्री नरोत्तम स्वामी। इस रचना के जो नायक है वो ढोला है। ये आमेर के कछवा वंश के राजकुमार माने जाते हैं। इनकी उम्र 2.5 या 3 वर्ष मानी जाती है। नायिका इसकी मारुणी या मारवणी, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। मारुणी या मारवणी, जो कि बीकानेर की राजकुमारी है। उम्र इसकी 1.5 वर्ष है और इसकी से नायिका है मालवणी, जो कि मालवा की राजकुमारी है। दोस्तों, इन तीनों का ही इस रचना में त्रिकोणीय संवाद दिखाया गया है। इन तीनों की त्रिकोणीय प्रेम कथा का वर्णन हुआ है इस रचना में। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके मालवणी मनुवार प्रसंग की समानता पद्मावती के नागमती वियोगखंड से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार रस परंपरा का प्रारंभ इसी रचना से मानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इस रचना से संबंधित विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। ढोला मारूरा धुआ का समय सबसे पुराना एवं संभवतः 11वीं से 12वीं शताब्दी का रहा हो। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहापद काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। यह आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का कथन है। ढोला मारूरा धुआ मूल रूप से दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार की जो परंपरा आरंभ करते हैं वे आगे जाकर बिहारी के काव्यों में प्रतिफलित हुए हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है।
ये एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त का कथन है। अगली रचना है बसंत विलास। रचना काल इसका 13वीं शताब्दी है और इसके रचनाकार अज्ञात है। इसकी भाषा ब्रज है और इसका जो प्रधान रस है वो संयोग श्रृंगार है। इस रचना को सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदराय ध्रुव ने हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 में प्रकाशित करवाया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये रचना 13वीं शताब्दी में रचित रचना मानी जाती है। इस रचना में कुल 84 दोहे लिखे गए, जिनमें बसंत ऋतु तथा स्त्रियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का अत्यधिक सुंदर चित्रण किया गया है। राहुल वेल की श्रृंगारिक भावना को बसंत विलास में होने के प्रदान की गई है। इस रचना में स्त्री, पुरुष व प्रकृति तीनों के मादक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। विद्यापति, इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान विस्पी गांव, गढ़ विस्पी, जिला दरभंगा, बिहार। दोस्तों, इनका जन्म कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इनका जन्म व निधन और इनका जन्म स्थान याद रखिए दोस्तों। इनका निधन 1450 या 1460 ईस्वी में हुआ। बचन सिंह के अनुसार इनका जो जन्म व मृत्यु है 1360 से 1448 ईस्वी माना है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर, जिनको योगेश्वर की उपाधि प्रदान है। इनकी माता का नाम गंगा देवी और इनके आश्रयदाता शिव सिंह व कीर्ति सिंह है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है और ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का लेखन या खेलन कवि कहा है। विद्यापति के उपनाम मैथिल कोकिल। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो किनको जाना जाता है? विद्यापति को। मैथिल कोकिल मिथिला के विद्वानों द्वारा पदावली रचना में मैथिली भाषा का अधिक प्रयोग करने के कारण इनको मैथिली कोकिल की उपाधि प्रदान की गई। जातीय या अप्रूप का कवि इन्होंने बच्चन सिंह को कहा। इनको कूच का कवि इनको बाबू राम सक्सेना व प्रसाद शास्त्री ने कहा है। अभिनव जयदेव शिव सिंह सेंगर ने कहा है। पंचानन या श्रृंगार का वाक कवि आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इनको रहस्यवादी कवि डॉक्टर गिरिशन ने कहा है। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा इनकी 16 उपाधियों का वर्णन है, जिनमें निम्न है: अभिनव जयदेव, कविरथ, दशावधान, कवि शेखर, कवि रंजन, कंठहार, नव कवि शेखर, सरस कवि, खेलनिया, लेखन कवि, कवि कंठहार, कविवर, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित, सुकवि, कंठहार व कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं मैथिली भाषा में रचित रचनाएं पदावली, अवध भाषा में रचित रचनाएं कीर्तिलता व कीर्ति पताका और संस्कृत की रचना शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, विभागासार, दान वाक्यावली, लिखनावली, वर्ष कृत्य, दुर्गा भक्ति, गोरक्ष विजय, जो कि एकांकी नाटक है इनका। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोरक्ष विजय एकांकी नाटक है। भाषा इसकी संस्कृत, प्राकृत व मैथिली है। इसके आधार पर ही मिश्र बंधुओं ने विद्यापति को हिंदी का पहला नाटककार माना है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इनकी अगली रचना है पुरुष परीक्षा। ये भी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, ज्योतिषशास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है इनकी। और इसमें कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा ज्योतिषशास्त्र तीनों का समन्वय इस रचना में देखने को मिलता है। अगली रचना दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना मानी जाती है, जिसे बाद में विद्यापति ने पूर्ण किया। विशेष तथ्य: विद्यापति शैव
मतानुयायी माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों इसको भी याद रखिए। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्ति लता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कीर्ति लता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहिता आदि का वर्णन है। कीर्ति लता रचना कीर्ति लता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। और कीर्ति लता रचना में 4 अध्याय जिन्हें पल्लव कहा गया। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और इससे संबंधित पंक्ति है, देसिल बनिया सब जन मीठा, तेसन जपव अवट्टा, इंदु बोले दुरई निकार, छोटे तरुका बब की मार। दोस्तों ये पंक्ति वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इस पंक्ति को याद रखिएगा। अगली रचना कीर्ति पताका रचना में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहिता का वर्णन है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उन्हें नचारी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। इनके प्रशंसकों के द्वारा इनको 16 उपाधियां प्रदान की। हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का आधार या विषय बनाने वाले श्रेष्ठ कवि विद्यापति को जाता है। श्रेय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता रचना को भृंगी संवाद कहा है। अमीर खुसरो जन्म 1255 ईस्वी में, निधन इनका 1324 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान एटा यूपी, पटियाली गांव। संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है ये। और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो है। उपाधि इनको खुसरो सुकन, जो कि 12 वर्ष की आयु में इन्हें ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई। और इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया है। इनके उपनाम तोता हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया नाम है। तूतिया हिंद स्वयं द्वारा दिया नाम है। और कवियों में राजकुमार ईश्वरी प्रसाद द्वारा दिया गया नाम तुर्क है। अल्लाह खिलजी ने इनको तुर्क अल्लाह कहकर पुकारा है। अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है इनको। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, दो सुकने, पहेलियां, मुकरियां, नजराने हिंद, हालात है कन्हैया, गजल, न्यूसीफर। विशेष तथ्य इन्होंने सितार या तबला का आविष्कार किया है। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हिंदू व इस्लामी संस्कृति के सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि। और ये बिंदु तो बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो इस बिंदु को तो आप याद रखिएगा। खड़ी बोली के प्रथम कवि डॉक्टर वर्मा के अनुसार ये अवधी भाषा के सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। हिंदी साहित्य में अवधी व ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कवि। यह आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले कवि भी माने जाते हैं। इनकी खालिक बारी रचना शब्दकोशी रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने हिंदी, अरबी, पारसी व तुर्की 4 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। खालिक बारी की रचना इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से की थी। इन्होंने अपने जीवन में दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का आरोहण देखा था। अमीर खुसरो पारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार वे बहुभाषाविद, सूफी, होलिया कवि भी थे। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रजभाषा में गीतों व कव्वालियों की रचना की। चलती खड़ी बोली में मनोरंजन साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियों व पहेलियों की रचना की।
खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ध्रुपद के स्थान पर कोल या कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत सी नई नई राग निकाली जो अब तक प्रचलित है। इन्होंने लगभग 99 ग्रंथों की रचना की। तुगलकनामा मीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति मानी जाती है। खुसरो की रचनाओं के कुछ उदाहरण: गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई सब देश, खुसरो रेन सहागू की, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ, दोए भरे एक रंग। इनकी मुकरियाँ पहलियाँ: एक ताल मोती से भरा, सबके सर औंधा गिरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका अर्थ आसमान होता है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ दिया बाती। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लौकिक गद्य साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।